Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about intravenous therapy. आज हमारी जो क्लास होगी वो इंट्रावेनस थेरेपी पे होगी। इंट्रावेनस थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो किस किस कंडीशंस के अंदर एडमिनिस्टर करना चाहिए, आईवी कैनुलास क्या होते हैं, क्या उनकी डिफरेंट साइज होती है, कौन सा कैनुला कौन से केस के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारा हम आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड कि आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, इंट्रावेनस जो भी फ्लूइड्स दे रहे हैं हम, तो उस टाइम में वो कैसे एडमिनिस्टर करने हैं, कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कौन कौन से ऐसे नर्सिंग की पॉइंट्स है जिनके ऊपर मोस्टली एम्स वगैरह एग्जाम के अंदर जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन है जो इंट्रावेनस थेरेपी होती है। जो इंट्रावेनस थेरेपी या आईवी जो भी फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रावेनस जो भी फ्लूइड एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो किस पेशेंट को किए जाते हैं? वो उस पेशेंट को किए जाएंगे जो पेशेंट ओरली नहीं ले सकता। जो भी डाइट वगैरह है वो अगर ओरली नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ओरली नहीं ले अलाउ है या फिर ओरली ले नहीं पाता किसी भी रीजन की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी या इंट्रावेनस रूट को असिस्ट करके हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नॉर्मली हमारा क्या मेन जो गोल होता है इसके ये इंट्रावेनस असिस्ट करने का, वो ये होता है कि ताकि हम रैपिडली और जल्दी से जल्दी इमीडिएटली हम पेशेंट के जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ उसको, ठीक है, फ्लूइड इम्बेलेंस हुआ उसको करेक्ट कर सकें, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वो कर सकें, या कोई भी मेडिकेशन हमें देनी है जिसका हमें क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, क्विक इफेक्ट चाहिए, वो मेडिसिन हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू देते हैं। क्योंकि अगर आप ओरल रूट से कोई भी ड्रग्स एडमिनिस्टर करोगे या फिर जो भी डाइट एडमिनिस्टर करोगे तो वो डाइट क्या होगी? वो डाइट सबसे पहले इसोफेगस माउथ से, इसोफेगस से कहाँ जाएगी? स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद क्या होगी? वहाँ पर उसका क्या होगा? प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने के बाद ही वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के आएगी, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली हम ब्लड जो एब्जॉर्प्शन है उसकी जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको असिस्ट कर सकते हैं, और जो भी रेस्पॉन्स है ड्रग्स का, चाहे वो न्यूट्रिशन का, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को करेक्ट करना, वो इमीडिएटली हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वेस्कुलर रूट की वजह से, इंट्रावेनस रूट से हम क्या कर सकते हैं? वेरियस टाइप की जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। और मेडिकेशंस का आईवी रूट से मेडिसिन देने का क्या फ़ायदा होता है? आईवी रूट से मेडिसिन देने का फ़ायदा ये होगा कि जो रेस्पॉन्स है, जो इफेक्ट है मेडिसिन का, वो हमें बहुत ही जल्दी मिल सकता है। साथ के साथ ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होता है? आईवी रूट ही असिस्ट करना पड़ता है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इंट्रावेनस रूट से जो भी फ्लूइड्स दिए जाते हैं उनके मोस्ट कॉमनली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो 4 टाइप में सबसे पहले आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और कोलॉइड सॉल्यूशन, ये 4 टाइप के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस जो भी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर नॉर्मली डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इनको हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा आईवी आइसोटोनिक फ्लूइड। हमारा जो है फर्स्ट वन फ्लूइड है आइसोटोनिक फ्लूइड। तो आइसोटोनिक फ्लूइड का क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी होती है जो भी आईवी फ्लूइड्स की, जो भी और आइसोटोनिक फ्लूइड है, जो आइसोटोनिक फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? 0.9% होती है, और 0.9% होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है। और ये सेम की सेम ऑस्मोलैरिटी किसकी प्रेजेंट होती है? ब्लड की, मतलब बॉडी फ्लूइड्स की। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड की और आइसोटोनिक जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 0.9% है, और ये ऑस्मोलैरिटी दोनों की सेम ऑस्मोलैरिटी होने की वजह से क्या होता है? ठीक है, तो जिससे ये इनके कंपार्टमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जो भी फ्लूइड का लेवल होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, नॉर्मली सिर्फ बैलेंस का काम होता है, चेंजेस नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या आउटर जो इंट्रा सेलुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साथ के साथ क्या होता है? जो भी आप आइसोटोनिक फ्लूइड्स दोगे उसकी वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है जब हम किसी पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहे हैं। ठीक है, और आइसोटोनिक फ्लूइड है वो क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा, किसी सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए, किसी भी फ्लूइड को या किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने के लिए उसकी कंसंट्रेशन के अंदर
चेंजेज होना चाहिए कि सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए और सेल के बाहर उसकी कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब भी जा करके उस सब्सटेंस का क्या हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है, चाहे वो ऑस्मोसिस के थ्रू चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है जो मोस्ट कॉमनली हम हमारी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर यूज करते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा जो आइसोटोनिक फ्लूइड है वो है हमारा 0.9% नॉर्मल सेलाइन। 0.9% नॉर्मल सेलाइन जो कि मोस्ट कॉमनली हम हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर यूज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखने को मिलता है आइसोटोनिक। जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो नॉर्मली हमें आइसोटोनिक फ्लूइड या नॉर्मल सेलाइन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वुंड वॉश का काम भी इसी से होता है। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको केमिकली स्टरलाइज किया जाता है, उसको यूज करने से पहले किससे क्लीन किया जाता है, नॉर्मल सेलाइन से उसको क्लीन किया जाता है, तभी जाकर के उसको यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी पेशेंट को फ्लश करना हो, आईवी कैनुला उसको फ्लश करना हो, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ हम नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जो हमारी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल सेलाइन होती है वो क्या होता है, हमारा एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब किसी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, ठीक है, मान लीजिए डायरिया वगैरह होने की वजह से क्या हो चुका है, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह था, जो वेस्कुलर सिस्टम था उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का वो कम हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड दे करके हम उसके वेस्कुलर कंपार्टमेंट के जो भी फ्लूइड है उसको इंक्रीज, वेस्कुलर कंपार्टमेंट के जो फ्लूइड लेवल है उस वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ के साथ क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड होता है। ठीक है, तो जिस पेशेंट के अंदर सोडियम की और क्लोराइड की कमी है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लोराइडिया, ठीक है, क्लोराइडिया है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिड इम्बैलेंस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ताकि एसिड इम्बैलेंस है इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये क्या करेगा, वहां पर जाकर के जो पीएच है उसको बैलेंस करने का काम करेगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और हमने बहुत बार देखा था, जब भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम किसी पेशेंट को क्या कौन सा फ्लूइड देते हैं, नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो आईवी कैनुला है उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड देते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, इसको ज़्यादा यूज़ करने का जो मेन पर्पज है वो क्या है, वो मेन पर्पज यही है कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, किसके बराबर होती है, ब्लड की या बॉडी के बराबर, बॉडी फ्लूइड्स के बराबर होती है, इसीलिए नॉर्मल 0.9% नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। दूसरा हमारा जो नॉर्मल सेलाइन या जो आइसोटोनिक फ्लूइड है उसका एग्जांपल है रिंगर लैक्टेट, मोस्ट कॉमनली जिसे हम हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आरएल बोलते हैं। ठीक है, रिंगर लैक्टेट ये भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक फ्लूइड है ये भी इसी पेशेंट जिस पेशेंट के अंदर आरएल, जिस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को आरएल दे सकते हैं या फिर एनएस दे सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, बर्न के केस के अंदर हम पेशेंट को क्या करते हैं, आरएल देते हैं, ब्लीडिंग के अंदर देते हैं, डिहाइड्रेशन में भी हम पेशेंट को आरएल देके उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, उसके फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करते हैं। तो ये सारे इसके मोस्ट कॉमन यूजेज हैं। ध्यान रखने की बात है, जब भी किसी डायबिटिक का कोई पेशेंट है, डायबिटिक क्लाइंट को कभी भी आरएल नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डायबिटिक के अंदर अगर आप किसी पेशेंट को आरएल दे रहे हो, रिंगर लैक्टेट दे रहे हो, तो लैक्टेट क्या है, एसिड है। अगर आप आरएल दोगे पेशेंट को, रिंगर लैक्टेट दोगे, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिड का क्या बढ़ेगा, लेवल है वो बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक। ठीक है, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। और डायबिटीज़ के अंदर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसका दूसरा नाम क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आरएल डायबिटिक के क्लाइंट में कभी भी हम आरएल नहीं देंगे। नेक्स्ट वन है हमारा डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये भी एक आइसोडेक्सट्रोज 5%, मतलब D5। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में जो हम बोलते हैं वो है D5। ठीक है, तो D5 है वो भी क्या है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जब ये D5 है, जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, पेशेंट को जब लगा रही हो, देखिएगा इसकी खास बात क्या है, जब आप किसी पेशेंट को D5 एडमिनिस्टर कर रहे हो, मान लीजिए पेशेंट के अंदर आपने एडमिनिस्टर किया, तो वो D5 थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में वो अंदर चली गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डेक्सट्रोज है वो लीवर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। इसका पूरा नाम देखने ना, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ठीक है, डेक्सट्रोज 5% है इसके अंदर। ठीक है, तो जो डेक्सट्रोज है इस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या कर दिया जाएगा, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज कर दिया
जाएगा। और जैसे ही वो डेक्सट्रोज लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज किया जाएगा, उसके बाद इसकी जो टॉन्सिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है बॉडी वाटर को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जब भी किसी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, वो अगर कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव इसका यूज करने की वजह से क्या होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूज कर रहे हो या फिर आप इसको अलोन अकेले यूज कर रहे हो, केवल D5 D5 दिए जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये D5 क्या करेगी, जो हमारी बॉडी के सीरम, ब्लड के सीरम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनको क्या कर देगी, डाइल्यूट कर देगी। डाइल्यूट करने का मतलब है जो 1 लीटर के अंदर जितना अमाउंट था उसको वो क्या कर देगी, डाइल्यूट कर देगी। 1 लीटर के अंदर उस अमाउंट को क्या कर देगी, कम कर देगी। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी सॉल्वेंट है उसका मतलब यहाँ पे देखिए, एक सॉल्यूशन होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्यूट तो वो होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, उसे सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बॉडी का ब्लड है, उसको अगर हम फ्लूइड के मान लो, अगर उस बॉडी का जो ब्लड है, हमारी बॉडी का जो ब्लड है या सीरम है, सीरम को अगर हम फ्लूइड मान लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर सीरम तो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, उसके सॉल्यूट है। तो अगर आप इसके अंदर डेक्सट्रोज और ऐड करोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सॉल्वेंट का लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूट है उनका कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लास्ट लाइन के अंदर यही बताया गया है कि अकेले यूज नहीं करना है। ठीक है, अकेले यूज करेंगे तो इसमें क्या होने के चांसेस है, ये क्या कर सकती है, जो भी डाइल्यूशन है, जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, इनको क्या कर सकती है, डाइल्यूट करके इनके लेवल को हमें हाइपो में दिखा सकती है, मतलब कम दिखाएगी। फिर नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जिनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारे बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा होती है, और ये क्या होते हैं, मोर कंसनट्रेटेड होते हैं। हमारी बॉडी से जो आइसोटोनिक फ्लूइड थी उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 0.9% थी। ठीक है, तो जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो रही है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, जबकि बजाय हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन हाइपरटोनिक की क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, ये मोर कंसनट्रेटेड होते हैं, और मोर कंसनट्रेटेड होंगे तो जैसे ये मोर कंसनट्रेटेड होंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आप एडमिनिस्टर करोगे, एडमिनिस्टर करते ही क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, सेल के अंदर का जो पानी है उसको निकाल करके बाहर लेके आ जाएंगे। बाहर लेकर के कैसे आ जाएंगे, देखिएगा, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि जो मान लीजिए एक ग्लास मान लो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे ही आप अपने ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको मिक्स करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करेंगे तो जिससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो सेल होगा, जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स या सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाहर क्यों आएगा, क्योंकि बाहर वेनस सिस्टम के अंदर या फिर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, वहाँ पर क्या है, हाई कंसनट्रेटेड अमाउंट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो हाई कंसनट्रेटेड में, लेकिन सेल के अंदर वही सॉल्यूशन क्या है, कम में। तो क्या होगा, अब बॉडी क्या चाहेगी, उसको क्या करना चाहेगी, बैलेंस करना चाहेगी। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगी, सेल के अंदर का जो पानी है या जो वाटर है वो उसको क्या करेगा, बाहर आए, सेल से बाहर आएगा, जिससे क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगी, बाहर आएगा, बाहर आके क्या करेगा, वो उसको डाइल्यूशन कॉज करने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के कौन कौन से टाइप्स है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन है डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन। ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। डेक्सट्रोज इन वाटर आइसोटोनिक है, डेक्सट्रोज इन 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए 0.9% प्लस 5%, दोनों चीजें क्या हो रही है, जुड़ के आपस में इसकी टोनसिटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब इसमें इसे कब यूज करना है, जब किसी पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, ताकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही आप दोगे तो सेल के अंदर का पानी क्या खींच लेगा, वो बाहर की तरफ खींचेगा डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, लो सीरम सोडियम और क्लोराइड, किसी पेशेंट के अंदर अगर मान लीजिए लो सीरम सोडियम और क्लोराइड है तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, सीरम के अंदर जो हमारी बॉडी की जो सेल्स के अंदर जो क्लोराइड और सोडियम है उसको वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और बॉडी सीरम की जो क्लोराइड लेवल है, सोडियम लेवल है, उसको क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर इसका यूज किया जाता है, ताकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर क्या करते हैं,
पोटेशियम भी देते हैं, पोटेशियम दे करके क्या किया जाएगा, जो ये भी डेक्सट्रोज वगैरह इसको क्या किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा, डाइल्यूट मतलब मेटाबोलाइज होने के लिए इसको भेज दिया जाएगा लीवर के पास, वहाँ से ये क्या होगा, सारा का सारा मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिससे एल्केलोसिस को ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी हमें। ठीक है, तो एल्केलोसिस है, ठीक है, उसको भी ट्रीट करने में हेल्प मिल रही है, साथ के साथ सीरम लो सीरम सोडियम लेवल है उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का टाइप, डेक्सट्रोज 5% इन 0.9% सॉल्यूशन। ठीक है जी, DNS। ठीक है, नेक्स्ट वन है डेक्सट्रोज 5% इन रिंगर लैक्टेट। ठीक है, ये भी एक कॉमनली अवेलेबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, D5 और RL का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, एक था D5, एक थी डेक्सट्रोज, एक थी DNS। डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेल है, नॉर्मल DNS है वो क्या है, वो क्या है, हाइपरटोनिक है, और डेक्सट्रोज 5% इन RL वो भी हाइपरटोनिक है। ये दोनों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बर्न के केस में, डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, उस कंडीशन के अंदर इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, ये बॉडी की सेल्स को थोड़ा श्रिंक करेंगी और जो फ्लूइड है वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर लेके आती है। नेक्स्ट वन है नोट। इसमें देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कंटेन पोटेशियम। पता है कि रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, एंड शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विद किडनी डिजीज। तो रिंगर लैक्टेट है, उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, और पोटेशियम की वजह से क्या होता है, वहाँ पे उसको किडनी पेशेंट, जो भी रीनल फेलियर के पेशेंट है, एक्यूट किडनी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अक्यूट किडनी डिजीज है, उन पेशेंट्स के अंदर इसको एडमिनिस्टर हमें क्या करना है, नहीं करना है, और करना है तो बहुत कॉशनली, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर के हमें ये एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, और पोटेशियम जो भी पेशेंट्स होते हैं, किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही केयरफुली एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट वन है, caution should be taken to the patient who have severe liver disease since the liver play a role in converting the lactate to the bicarbonate in the liver। ठीक है, इस पॉइंट सेकंड पॉइंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि लीवर डिजीज, ऊपर वाले पॉइंट पे तो ये बताया गया है कि RL के अंदर क्या होता है, पोटेशियम है, तो ये रीनल वाले किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स को हमें नहीं देना है, या रीनल डिजीज वाले पेशेंट को हमें नहीं देना है। ठीक है, और देना है तो बहुत कॉशनली एडमिनिस्टर करना है। दूसरे पॉइंट पे ये बताया गया है कि अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या करना है, जो RL है उसका यूज कॉशन, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ हमें RL का यूज करना है। ठीक है, RL का यूज प्रिकॉशंस के साथ क्यों करना है लीवर डिजीज में, क्योंकि लीवर क्या करेगा, लैक्टेट को बाइकार्बोनेट के अंदर मेटाबोलाइज करेगा। अगर किसी पेशेंट को नॉर्मली क्या होता है, लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, जो लैक्टेट होता है, लैक्टिक एसिड होता है RL के अंदर जो लैक्टेट होता है, उस लैक्टेट को क्या करता है, लीवर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर लीवर पहले से खुद बीमार है, लीवर डिजीज है पेशेंट को, फिर आप RL दे रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लीवर लैक्टेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लीवर का लैक्टेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, और उस वजह से वहाँ पे एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लैक्टेट एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, किसी लीवर डिजीज के पेशेंट को जब भी हम RL दे रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशनली हमें एडमिनिस्टर करना है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और मुझे ये भी बताइए कि आप मेरे से कौन सा टॉपिक है वो नेक्स्ट पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट वन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है वो कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिन सॉल्यूशंस की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारे बॉडी फ्लूइड से क्या होती है, कम होती है। बॉडी फ्लूइड से क्या होती है, कम होती है, उनको बोलते हैं हाइपोटोनिक। बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा उनको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जो बॉडी फ्लूइड के बराबर है उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या करेंगे, सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वेस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर इनको एडमिनिस्टर करोगे तो ये क्या होगे, तुरंत सेल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए क्या करेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में जाने की कोशिश करते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस सॉरी बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, इनको अब ये सेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या होगी, एनलार्ज। कंपार्टमेंट को सेल क्या करेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसमें क्या करने की, बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे,
जैसे ही इनको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा हाइपोटोनिक फ्लूइड को, ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, सेल की जो साइज है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। सेल की साइज बढ़ी, टिश्यू की साइज बढ़ी, टिश्यू की साइज बढ़ी तो ऑर्गन की साइज बढ़ी, और ऑर्गन की साइज बढ़ी उसको हम क्या कहें, एडिमा हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको बहुत ही स्लो रेट से एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि ये सीधे के सीधे कि कहाँ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ पे इसको स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह कॉज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फ्लूइड वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या करते हैं, इनका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए आपके पास ब्लड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, या जब तक आपका ब्लड आता है तब तक आप प्लाज्मा एक्सपेंडिचर पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर वेस्कुलर वॉल्यूम होता है, जो वेसल्स होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके फ्लूइड लेवल को ये इंक्रीज कर देते हैं और इनको रैपिडली इंक्रीज करते हैं। जो भी वेस्कुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको ये रैपिडली इंक्रीज करते हैं। तो ये नॉर्मली हेमरेज के केस में और सीवियर हाइपोवोलेमिया के केस के अंदर ये लगाया जाता है। ये फ्लूइड दिया, कोलॉइड फ्लूइड से वो दिया जाता है। मोस्टली अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर देखा होगा, अगर जब किसी पेशेंट का एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को कोलॉइड फ्लूइड से उसको एडमिनिस्टर शुरू करते हैं जब तक कि उसका ब्लड नहीं आ जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, फ्लूइड को खींचती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड के लिए जो सेल के, जो टिश्यू के इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है, टिश्यू के जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है, उसको क्या करेंगी, ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट में खींचने का काम करती हैं, पुल कर लेती हैं। इंटरस्टिशियल वाला आ जाए, कहाँ आ रहा है इसमें फ्लूइड, कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। और वेस्कुलर कंपार्टमेंट में आने से क्या होगा, वेस्कुलर जो वॉल्यूम है, वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये कोलॉइड्स का मेन फंक्शन यही होता है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वाला की पॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंट्रावेनस सॉल्यूशन मेडिकेशन provide immediate assist to the vascular system. This is a benefit of administering solution or medication via this route. ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी इस पॉइंट पे बात कर ली कि इंट्रावीनस रूट से आप कोई भी मेडिकेशन या फ्लूइड दे रहे हो तो उस रूट के थ्रू, इंट्रावीनस रूट के थ्रू या उस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली हम वेस्कुलर सिस्टम को असिस्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी होना है वो इमीडिएटली होने लग जाएगा। मान लीजिए आप फ्लूइड दे रहे हो तो आपको 2 मिनट के अंदर आपको ब्लड प्रेशर है, वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम है, वो इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यही एक इसका बेनिफिट है कि इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, वेस्कुलर सिस्टम को असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ इसका एक ड्रॉबैक भी है, इंट्रावीनस रूट का एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल रूट है। ठीक है, अगर आपने कोई मेडिकेशन है वो अगर आपने गलत एडमिनिस्टर कर दी तो उसका इफेक्ट भी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप उस मेडिसिन को गैस्ट्रिक लेवेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लेवेज के थ्रू बाहर निकालना है, कोई एंटीडोट दो, आपको तुरंत उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम इंट्रावीनस रूट के थ्रू या इंट्रावीनस फ्लूइड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन या फ्लूइड्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन उसको चेक करना है और उसके बाद जो भी करेक्ट सोल्यूशन है, जो भी फ्लूइड देना है, जो भी करेक्ट फ्लूइड है वो, और जो भी करेक्ट मेडिकेशन है उसको हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, इस रूट के फायदों के साथ साथ नुकसान भी हैं, तो जो भी बेनिफिट्स है वो हमें मिल सके, साथ के साथ हमें जो भी मेडिकेशन का अच्छे से अच्छा इफेक्ट है वो मिल सके। ठीक है, तो आईवी रूट है, मतलब इमीडिएटली हम वेस्कुलर सिस्टम को असिस्ट कर रहे हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि हमें ध्यान रखना है कि कोई गलत मेडिकेशन नहीं चली जाए, क्योंकि आईवी रूट से जो भी आप मेडिकेशन दोगे उसका इफेक्ट है वो तुरंत आने लग जाता है। नेक्स्ट, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। इतनी देर हो गई, हमें काफ़ी टाइम हो गया इस क्लास के अंदर हमें ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी से बात करते हैं। तो ऑस्मोलैरिटी होती क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर। मतलब 1 लीटर के अंदर कितने अमाउंट है वो सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ठीक है, और सॉल्यूट जो कम कंसंट्रेशन है। जैसे कि एक पानी का ग्लास और उसमें चीनी है, मान लीजिए आप उसमें 1 चम्मच चीनी मिला रहे हो, तो उसमें सॉल्वेंट तो क्या है, पानी, और चीनी क्या है, सॉल्यूट।
तो 1 लीटर पानी के अंदर कितनी चीनी है वो क्या कहलाती है? ऑस्मोलैरिटी कहलाती है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक मूवमेंट है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है उसका मूवमेंट है कहाँ? ठीक है, ये इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जो सॉल्वेंट होता है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उस मैकेनिज्म या उस मूवमेंट को, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ये है आज का ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोसिस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।